Good afternoon, all of you. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी पहला नंबर आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ओके, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शंस ड्यू टू द बेंजीन रिंग, यहाँ पे जो रिएक्शंस करना है वो बेंजीन रिंग की वजह से करना है। यानी कहने का मतलब अब आप हैलोजन जो अटैच था उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, अब जो रिएक्शंस करना है वो बेंजीन रिंग में कहीं से भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन अगर क्लोरीन ऑलरेडी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस टाइप का होगा, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देगा, ये बात को हमें जानना है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन एटम ऑलरेडी बेंजीन रिंग में अटैच्ड होता है तो वो हमेशा ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट देता है। ये बात आपको समझना होगा। ऑर्थो और पैरा क्यों देता है? क्योंकि जब आपने रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया था, याद करिए जब हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, रिएक्टिविटी की बात की थी, वहां पे जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया था आपने देखा था, या इससे पहले वाले वीडियो में भी जहाँ पे आपने नाइट्रो और फिर क्लोरोबेंजीन वगैरह लिया था, तो जब रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया था तो उस रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे होता है, मेटा पोजिशंस पे तो होता ही नहीं था। तो अगर मेटा पोजिशंस पे नहीं होता तो इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड हम यूज करें, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन से, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशंस पे या तो पैरा पोजीशंस पे दिखाई दे रहा होगा, और अटैक आकर के वहीं पे करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, हाइड्रोजन भी वहीं से सब्स्टिट्यूट करेगा और फिर ये बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। आइए जानते हैं इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो 4-5 रिएक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो कॉमन रिएक्शंस होते हैं। एक होता है हैलोजिनेशंस, एक होता है नाइट्रेशंस, एक होता है आपके सल्फोनेशंस, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और एसाइलेशन यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है ये 2 होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस और एसाइलेशंस, इसीलिए 5 बन जाता है, अदरवाइज 4 ही हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। और इन 4 रिएक्शंस को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हर एक चैप्टर में आपको ये चीज़ मिलेगा, क्योंकि आगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़िए या जो भी चीज़ पढ़िए तो वहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे। ये 5 रिएक्शन कॉमन है तो आपको बिल्कुल रट जाएगा चीज़ें, अगर केयरफुली आप देखते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमारा बी पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रोफाइल। जब सब्स्टिट्यूशंस प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके द्वारा होता है? किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेना है, ना कि न्यूक्लियोफाइल लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इस बात के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात हम करते हैं हैलोजिनेशन। पहला हमारा क्या है इसमें? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब कोई भी हाइड्रोजन आकर के अटैच्ड होगा या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा, ये हमारा हैलोजिनेशन होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है, इसी में भी मैं कंपाउंड ले लेता हूं हैलोजिनेशन में, देन क्लोरोबेंजीन लाइक दिस, ओके, Cl, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर दो, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, treated with chlorine in the presence of FeCl3 to form ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आकर के आपका क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा।
कोई भी बेंजीन रिंग होता है उसमें ऑलरेडी अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वही डिसाइड करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, आने वाला जो एटम है वो आकर के बेंजीन के किस जगह पे, किस पोजीशंस पे आकर के जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा, वही डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन ऑलरेडी अटैच्ड है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। दैट मीन्स आने वाले ग्रुप को ये परमिशन देता है सिर्फ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जुड़ने के लिए। ये बात हमेशा याद रखिए। तो हाइड्रोजन हमें चाहे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है चाहे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। तो हेलोजिनेशन में हम क्या लिखते हैं, व्हेन क्लोरो, इसमें भी एक हेलोजिनेशन में भी एक कंपाउंड हमने पर्टिकुलर ले लिया, क्लोरीनेशन भी इसमें पढ़ लेते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज स्टेटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, in presence of ferric chloride reactive Cl3 to form para and orthodichlorobenzene। ओके, पैरा एंड ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ऑलरेडी क्लोरीन है उसको हटाएगा नहीं, उससे हटाने से कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक बोला और ये रिएक्शंस होगा ड्यू टू, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये किसकी वजह से रिएक्शंस होगा, बेंजीन रिंग पर रिएक्शंस होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो बेंजीन रिंग को ऐसे रहने दीजिए। पता है कि हर कॉर्नर पे आपके हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ छोड़ करके, तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन हट सकता है तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, या तो पैरा पोजिशन पे आएगा, ऑलरेडी आपके इस पोजिशन पे लगे हुए हैं तो एक यहाँ का। तो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और ये हो गया आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, इसी बात समझ में आ रहा है, ठीक। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है पैरा, 1-2 पोजीशन होता है ऑर्थो पोजीशन, 1-4 पोजीशन होता है पैरा पोजीशन। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, तभी इस चीज को पढ़ा। क्लियर, इतनी सी बात अगर समझ में आ रहा होगा तो हेलोजिनेशन हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नाइट्रेशंस होता है। नाइट्रेशंस वर्ड हमारे पास क्या है, नाइट्रीकरण हिंदी में जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं नाइट्रेशंस। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशंस क्या होता है, देख हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द नाम रखते हैं, देन हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम बेंजीन रिंग्स substituted by nitro group is called nitrations of benzene। कहने का मतलब अगर कोई बेंजीन रिंग है और उस रिंग से आपके पास कोई बेंजीन रिंग है और हाइड्रोजन आपको पता है कि यहाँ से हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, इस तरीके से ऐसे हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को अगर NO2 ग्रुप से हटा देते तो बेंजीन का क्या हो जाता है, नाइट्रेशंस हो जाता है। लेकिन अगर हमने क्लोरोबेंजीन जैसे ऊपर अभी लिया था या ब्रोमोबेंजीन लिया था या कुछ भी आपने ऑलरेडी ले रखा था, अगर ये चीज ले रखा था और नाइट्रो ग्रुप अगर आएगा तो कहाँ से हटाएगा, ऑर्थो से और पैरा से, और प्रोडक्ट आपका ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाएगा। लेकिन नाइट्रो ग्रुप आएगा कैसे, डायरेक्टली NO2 ग्रुप तो हमारा होता नहीं है, वो आएगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 conc in the presence of कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का हम रिएक्शंस करा देते हैं तो आपका क्या बनता है, पैरानाइट्रिक। यहाँ से जो NO2 ग्रुप होगा, ये NO2 ग्रुप इस पोजीशन और इस पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा देगा और प्रोडक्ट आपके सामने इस तरीके से होगा, ClNO2 और प्लस ClNO2, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका आईपीसी नेम 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
और इसका नाम 4 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा। जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। वो चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऊपर वाले में भी लिख सकते थे, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नाइट्रेशंस देख लिया। ओके, नाइट्रेशंस क्या होता है? जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसके उपस्थिति में? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के। तो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा करके प्रतिस्थापित प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता उत्पाद बनाता है, यही आपका नाइट्रेशंस कहलाता है। ये रिएक्शन से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आज पढ़ते हैं सल्फोनेशंस। तीसरा हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ओके। सल्फोनेशन सेम डिफिनेशन जैसे नाइट्रेशंस का दिया वैसा ही सल्फोनेशन। इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप HSO3 को भी बोलते हैं, HSO3 को बोलते हैं या SO3H लिखते हैं, और करके इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं ये बता रहे हैं, SO3H। इस तरह इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसको बोला जाता है। क्लियर? तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप से जब आप इसका सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेशंस के नाम से जानते हैं। तो सल्फोनेशंस में होता क्या है, मेनली ये बात जानना है कैसे होता है। When concentrate sulfuric acid treated with chlorobenzene to form ortho and para-chlorosulfonic benzene sulfonic acid, क्या बना देता है? जब किसी भी क्लोरोबेंजीन का हम ट्रीटमेंट करा देते हैं किसके साथ में? कंसंट्रेट H2SO4। H2SO4 को आप इस तरह से लिखते HOSO3H लिख सकते हैं। हमने बोला यहाँ से OH और जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा H2 आपका लाइगेट होगा। ये आपका क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होगा। H2SO4 को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया, यह आपका क्या है? H2SO4 है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। और जब आप इसको हीट दे देते हैं तो यहाँ से OH और इस जगह से चाहे इस जगह से हाइड्रोजन को लाइग्रेट कर देता है, H2O का एलिमिनेशन हो जाता है। बनेगा क्या आपके पास? ClSO3H प्लस आपके पास दूसरा प्रोडक्ट भी Cl और फिर SO3H बनेगा, ठीक है। H2O आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको बोलेंगे पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इतनी सी बात। एक रिएक्शन और बचता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस दो तरीके से होते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्राफ्ट reaction. In these reactions, haloarenes are treated with alkyl halide or aryl halide to form aryl halide या acetyl alkyl halide या acetyl halide to form substituted product। बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस, एक नंबर इसमें जो इसका भी एक छोटा सा पार्ट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। एल्काइलेशन मतलब अब इसमें कंडीशंस देखना है क्या क्या है।
In this reaction, when chlorobenzene is treated with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho and para substituted product। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ओके, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड। किसके साथ में कराए? मेथिल क्लोराइड। तो जो मेथिल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ठीक है, किसके वजह में? एनहाइड्रस AlCl3 के वजह में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इस कंडीशंस में, Cl ऑलरेडी है यहाँ पे, सॉरी CH3, दूसरा पैरा भी बनेगा ClCH3। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलुइन। इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। तो ये ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन हो गया, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन हो गया, और ये आपका हो गया पैरा क्लोरोटॉलुइन। HCl आपका बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से HCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शंस कराते हैं, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बी क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें भी रिएक्शंस वैसे ही करते हैं। किसी भी क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट करा दीजिए आप, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के बाद, तो ये जो ग्रुप आपका एसिटिल ग्रुप है इससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरीके से। Cl ऑलरेडी C डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा ClCOCH3, या इसको आप डबल बॉन्ड से ऐसे और फिर CH3 ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आपके क्या हो गया? ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन। इस तरीके से आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशंस दोनों देख लिया। तो दो रिएक्शंस अभी तक हम लोग पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो रिएक्शंस करने जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस विद मेटल्स, मेटल के साथ में रिएक्शंस करेंगे। आइए, इलेक्ट्रोफिलिक आपका खत्म। मेटल के साथ में रिएक्शंस, कुछ जगह पे हम सोडियम के साथ में रिएक्शंस करेंगे, सोडियम के साथ में भी हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शंस कराएंगे, फिर आपके पास एरिल हैलाइड का सोडियम के साथ में रिएक्शंस कराएंगे, और जैसा कि आपने वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशंस किया था, याद होना चाहिए, यहाँ पे भी आप डायरिल का फॉर्मेशंस की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो रिएक्शंस विद मेटल्स के साथ में सबसे पहले रिएक्शंस विद लिथियम, यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल। अब जो रिएक्शन करेंगे वो सिर्फ किसके साथ करेंगे? मेटल्स के साथ में करेंगे। ये सी पार्ट, इसमें भी सबसे पहला पार्ट है आपका रिएक्शन विद लिथियम। किसके साथ में रिएक्शन करना है? लिथियम के साथ में रिएक्शन करना है। ठीक है, व्हेन हेलोएरिन्स चाहे क्लोरो चाहे ब्रोमो treated with lithium to form phenyl lithium, to form phenyl lithium। सिंपल रिएक्शंस हैं, चाहे आपका ब्रोमो हो चाहे क्लोरो हो, अगर इसका ट्रीटमेंट करा देंगे आप किसके साथ में? लिथियम के साथ में, तो ये क्या बना देगा? लिथियम फेनिल लिथियम बना देगा, Li, इसका नाम फेनिल लिथियम। ओके, और साथ में बाई प्रोडक्ट लिथियम ब्रोमाइड LiBr, ये बना देगा। इसी बात
2 लिथियम है, 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, आई थिंक रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। ये कंडीशन हो गया। रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, दूसरा पॉइंट हमारे पास है रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद एन सोडियम। इसमें पहला रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डबल TIG, फिटिक रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन is treated with sodium in the presence of dry ether to form diaryl या डाइफेनिल। इसका फॉर्मेशन करता है इस रिएक्शंस में, इसको कपलिंग रिएक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं इस तरीके से। इस रिएक्शंस में क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट हम करा देते हैं सोडियम के साथ में, और 2 क्लोरीन इस तरीके से ले लीजिएगा जैसा कि आपने वुड्स फिटिंग रिएक्शंस पढ़ा था, वैसे वुड्स रिएक्शन जो पढ़ा था उसको। क्लियर? इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे तो ये क्या बना देगा? डाइफेनिल का फॉर्मेशन करेगा। ये आपके पास कंपाउंड हो जाएगा। डाइफेनिल, और बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? NaCl। दूसरे रिएक्शन, इस रिएक्शंस को क्या जानते हैं? फिटिक रिएक्शंस। तो आप बोल सकते फिटिंग नहीं, फिटिक। इन दिस रिएक्शंस एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इफेक्ट टू फॉर्म डाइफेनिल, इज नोन एज फिटिक रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को किस नाम से जानते हैं? फिटिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एक दूसरा हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शंस, वुड्स फिटिक रिएक्शंस। वुड्स फिटिक रिएक्शंस, ये दूसरा रिएक्शन। ये वुड्स नाम इसका क्यों जुड़ गया? क्योंकि आपको पता है जब एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट आप सोडियम से कराते हैं तो आप हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, फिटिक है तो हमें एरिल हैलाइड लेने हैं, और अगर वुड्स है तो एल्किल हैलाइड्स लेने हैं। यानी कहने का मतलब दोनों के मिक्सचर को, अगर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के मिक्सचर को ले करके अगर हम रिएक्शंस करते हैं सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास कह सकते हैं कि हायर एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास इन दिस रिएक्शंस आपने लिया क्लोरोबेंजीन और प्लस सोडियम के साथ में रिएक्शंस किया, और दूसरा क्लोरोमीथेन लिया आपने, ठीक है, और इस तरीके से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपने रिएक्शंस करा दी, ड्राई ईथर। इसके प्रेजेंस ये मेथिल ग्रुप यहाँ आकर के अटैच्ड हो जाएगा इस तरीके से CH3, और प्रोडक्ट आपके पास बाई प्रोडक्ट NaCl बन जाएगा इस तरीके से। 2 से इसको मल्टीपल कर दिए 2 से। तो आपने देखा ये वुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये फिटिक के लिए, दोनों ने मिल करके इस रिएक्शंस का नाम क्या रख दिया? वुड्स फिटिक रिएक्शंस। दोनों के रिएक्शंस को लेकर के किए गए, इसीलिए इसका नाम वुड्स फिटिक रिएक्शंस रखा गया। ये आपका क्या बन गया? टॉलुइन का आपने फॉर्मेशन किया, यानी बेंजीन से हायर एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने बना लिया। तो ये रिएक्शंस आपके बनाने का तरीका। दूसरा डाइफेनिल बनाने का एक और तरीका, रिएक्शंस विद कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, copper powder. When iodobenzene is treated with copper powder to form diphenyl is known as Ullmann reactions. When iodobenzene is treated with copper powder आइडोबेंजीन, ये दोनों आइडोबेंजीन कॉपर पाउडर के साथ में ट्रीटमेंट कराना है, और इस रिएक्शंस का जो नाम है वो उलमैन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। इसको हीट दीजिएगा, जैसे हीट देंगे तो डाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, डाइफेनिल।
फेनिल। ओके, और जो बाई प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो क्यूप्रस आयोडाइड प्लस Cu2I2 सॉरी Cu2I2 प्रोसेस को मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मन रिएक्शन। किस रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है इसको? उल्मन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिएक्शंस और बचा, रिएक्शंस विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में जब रिएक्शंस करते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रीजन के नाम से जाते हैं। तो रिएक्शंस विद मैग्नीशियम एक और मेटल है। रिएक्शन with magnesium when haloarines treated with magnesium in the presence of dry ether, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, इट फॉर्म फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, फेनिल मैग्नीशियम halide known as Grignard रीजन। किस नाम से जानते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रीजन के नाम से जानते हैं। ओके, ये जितने भी रिएक्शंस थे आपके मेटल के साथ में वो रिएक्शंस हमने पढ़ लिया। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास बचता है रिडक्शंस रिएक्शंस, रिड्यूसिंग रिएक्शन। रिडक्शंस अगर पढ़ लेते तो ये खत्म हो जाता। निकिल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में जब NaOH का हम रिएक्शंस करते हैं किसी क्लोरोबेंजीन का, तो रिड्यूस होकर के ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो एक लास्ट रिएक्शन हमारा बचता है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, व्हेन क्लोरोबेंजीन reduced in the presence of nickel aluminum alloy, okay, and NaOH is reduces to form benzene। क्या बना देता है? बेंजीन, एंड बाई प्रोडक्ट एज HCl, 2 हाइड्रोजन चाहिए 2 से बैलेंस। ये आपका रिडक्शन रिएक्शंस हो चुका है। इस तरीके से आपने सारे रिएक्शंस इसके पढ़ चुके। ठीक है, हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन किसमें किसमें करते हैं, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? तो हेलोएरिन्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ सेवरल यूजफुल कंपाउंड, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने के काम में आता है, और फिर इसका फिनॉल बनाने के काम में आता है, एनिलीन बनाने के काम में आता है, पिक्रिक एसिड आपका वही था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो आपका था पिक्रिक एसिड, DDT बनाने के काम में आता है। और पिक्रिक एसिड का काम एंटीसेप्टिक की तरीके से करते हैं, डाई में करते हैं। DDT का जो यूज होता है वो इंसेक्टिसाइड के तरीके से होता है फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज, मॉथ, एग्रीकल्चर पेस्ट एक्सेट्रा के लिए। तो ये इसका यूजेस भी हो गया। इस तरीके से हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां ना समझ में वीडियो को कई बार रिवाइज करके चीज़ों को देखने, अब तो नोट्स आपके पास में होता है। जो वीडियो नहीं समझ में आता है आप जाइए यूट्यूब में और सीधे इसको सर्च करिए। आप अपने जो सब्जेक्टिव टीचर है उसी की लैंग्वेज आप कई बार सुन सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और वीडियो को देखिए, कई बार समझने की कोशिश करिए। आप घर पे खाली रहते इस समय, कोई काम नहीं होता है, पता है ना घर स्कूल जाना है ना टाइम वेस्ट करना है, घर पे बैठ करके सिर्फ वीडियो को कई बार देखना है, चीज़ समझ में आ जाए। जब भी बोर हो जाए वीडियो को खोल के देख लिया करिए, फिर दिया करिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाए। कई बार चीज़ें सुनने से दिमाग में वो फिट हो जाता है। एक वर्ड अगर दिन भर में आपके पास बोला जाए तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको रात में आप खुद अपने आप से बोलने लगते हैं। सेम चीज़ अगर वीडियो को कई बार देखते हैं तो डेफिनेटली आप के माइंड में वो फिट होता हुआ चला जाएगा और आपको स्ट्रगल करने के आगे कोई जरूरत नहीं। और ये चीज़ें अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो डेफिनेटली आगे के चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से और आएगा कैसे नहीं, ये आपको मौका मिला है समझने के लिए। आप कितना अधिक से अधिक समझ सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए अच्छी बात,
और हम लोग मेहनत करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको और बेटर कैसे दे सकते हैं। क्लियर? ये पहला स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है, तो डेफिनेटली मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे कई बार हेजिटेशंस होता है कि मैं अकेले अकेले बोलता जा रहा हूँ, कोई तो मेरे सामने है नहीं, तो मैंने अपने सामने कुछ चीज़ें रख दिया, मैं उसकी तरफ देख के बोलता हूँ, लेकिन जब तक उधर से कोई इशारा ना हो या उधर से कोई रिस्पॉन्स ना आए, पॉजिटिव एटीट्यूड ना देखने को मिले, तब तक वीडियो अच्छी नहीं बन सकती, ये बात है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा दिया जाए, समझाया जाए। और डेफिनेटली वो क्लास की बात ही कुछ और होती है जहाँ स्टूडेंट बहुत सारे बैठे होते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं एक दूसरे के संपर्क में हो सकते, इसीलिए दूर से ही किसी तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए वीडियो बना रहे। चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए और बहुत मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।